नमस्कार दोस्तों। एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जब भी कोई रिकवरी अरेस्ट होता है तो अक्सर पूरा केस इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस ने रेड के तुरंत बाद क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई। पुलिस ने रेड किया, अब रेड के बाद जो उसने अरेस्ट किया, सीजर मेमो बनाया, ये सब करने के बाद उसने क्या लीगल प्रोसीजर अपनाया, ये बहुत मैटर करता है। व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर? क्योंकि कई बार बहुत भारी मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी मिलने के बावजूद भी आरोपी सिर्फ इसलिए बरी हो जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में चेन ऑफ कस्टडी टूट जाती है। चेन ऑफ कस्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर प्रोसीजरल लैप्स हो जाता है, कोई प्रोसीजर लैप्सेस हो जाएंगे या चेन ऑफ कस्टडी टूट जाएगी। तो आज इस लेक्चर में हम दो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं को समझेंगे, वो है धारा 52 और धारा 52A ऑफ एनडीपीएस एक्ट। हम जानेंगे कि अरेस्ट के तुरंत बाद पुलिस की क्या ड्यूटी है, बरामद माल को कहां और कैसे जमा करना है, और सेक्शन 52A के तहत मजिस्ट्रेट के सामने सैंपलिंग का क्या सही तरीका है। और अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या लॉ स्टूडेंट हैं या किसी जुडिशियल या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 52 सेक्शन 52। ये सेक्शन सीधे तौर पर यह बताता है कि गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट और जब्ती यानी कि सीजर के ठीक बाद, मौके से हटने के बाद पुलिस ऑफिसर को क्या कदम उठाने हैं। जब पुलिस रेड करती है और अगर पुलिस को कॉन्ट्राबैंड मिलता है तो जो कॉन्ट्राबैंड है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जो ड्रग्स मिले हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और जो एक्यूज्ड है, जिसने अपराध किया है, उसे अरेस्ट किया जाता है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो सबसे पहली चीज जो धारा 52 की सब सेक्शन 1 उपधारा 1 ये कहती है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना। कानून कहता है कि जब भी कोई अधिकारी किसी आरोपी को सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43 या सेक्शन 44 के तहत जो एनडीपीएस की धाराएं हैं उनके तहत अरेस्ट करेगा तो एज सून एज मे बी यानी कि जितनी जल्दी हो सके उसे गिरफ्तारी के कारण बताएगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर टू इन्फॉर्म हिम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर। और ये सिर्फ एनडीपीएस एक्ट का ही नियम नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का अगर आप आर्टिकल 22(1) देखें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखित रूप में अरेस्ट मेमो में दर्ज होने चाहिए और आरोपी को समझ आने वाली भाषा में बताए जाने चाहिए। द लैंग्वेज जो आरोपी समझ सके, जो एक्यूज समझ सके, उसको उस लैंग्वेज में बताना है कि आपको फलाना फलाना एक्ट में फलानी फलानी धारा के तहत ये जुर्म करने के लिए आपको अरेस्ट किया गया है। तो ये थी धारा 52 की उपधारा 1। अब बात करते हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 की। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये कहती है कि अगर अरेस्ट या सीजर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट, जो कि सेक्शन अगर आप देखें सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में मजिस्ट्रेट से हम वारंट ले सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट हमें वारंट देता है कि हमें जब प्रायर इन्फॉर्मेशन है कि कोई व्यक्ति जो है ड्रग्स में डील कर रहा है और उसे हम रीज़न टू बिलीव देते हैं कि दिस इज़ द रीज़न हमें उस आदमी की यहाँ पे सर्च करना है, तो वो हमें सर्च वारंट देता है। अगर हमें उस वारंट के तहत अगर हमने अरेस्ट किया है तो बिना किसी फालतू देरी के, विदाउट एनी अननेसेसरी
unnecessary डिले, बिना किसी फालतू देरी के हमें उस आरोपी को और बरामद किए गए माल को सीधे उसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है जिसने उसका वारंट दिया है। यह है सेक्शन 52 की सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 3। अगर वारंट के बिना, जो सेक्शन 52 की सबसेक्शन 3 है वो ये कहती है कई बार हमने बिना वारंट नहीं लिया है और हमने धारा 42 और धारा 43 में हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, हमने इन्फॉर्मेशन 42(2) की अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को भेजी, या हम कहीं मौके पे पुलिस ऑफिसर कहीं खड़ा था, उसको मौके पे किसी गाड़ी पे शक हुआ और उसने चांस रिकवरी की सेक्शन 43 के अंदर, तब जो उसे कॉन्ट्राबैंड मिला और जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया, तो जो ऑफिसर है, जो सीजिंग ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि आरोपी और माल को बिना किसी देरी के विदाउट एनी डिले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज यानी SHO ऑफ पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड करेगा, उसके पास लेके जाएगा, बोथ एक्यूज्ड एज वेल एज कॉन्ट्राबैंड, दोनों को लेके जाएगा वो वहां पे। या कई बार क्या है कि जैसे आपको पता है NDPS एक्ट में कई और डिपार्टमेंट्स को भी पावर है, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनको भी पावर है, तब इनके कुछ ऑफिसर्स को सेक्शन 53 जो NDPS एक्ट है में उसमें प्राधिकृत किया गया है, उनको ऑथराइज किया गया है, क्योंकि अब SHOs तो इन डिपार्टमेंट्स में है नहीं, तो इन डिपार्टमेंट्स में कुछ ऑफिसर्स को ही एम्पावर्ड किया गया है। तो जिस ऑफिसर ने उस कॉन्ट्राबैंड को सीज किया है और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, ये उसकी ड्यूटी है धारा 52 उपधारा 3 के तहत कि वो उस एक्यूज्ड को और कॉन्ट्राबैंड को, जो धारा 53 में प्राधिकृत ऑफिसर है, उसके समक्ष बिना किसी डिले के पेश करेगा। अब जो जुडिशियल स्टैंड है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ किया कि सेक्शन 52 जो भी हमने देखा उसकी पालना सिर्फ एक निर्देशात्मक है, एक डायरेक्शन है। अगर इसमें थोड़ी बहुत देरी होती है करने में तो केस खारिज नहीं होगा, इट्स जस्ट डायरेक्टरी कि हमें ऐसा करना है जस्ट टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी, ताकि बरामद माल के साथ कोई ज़्यादा छेड़खान या कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो पाए। पर अगर किसी वजह से डिफेंस ये साबित कर दे कि जो देरी है इसकी वजह से जो बरामद माल के साथ टेम्परिंग या सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसका पूरा फायदा आरोपी को मिलेगा इसका पूरा फायदा आरोपी को मिलेगा। तो ये थी NDPS एक्ट की धारा 52। अब हम देखते हैं NDPS एक्ट की धारा 52A। जो NDPS एक्ट की धारा 52A है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। पहले क्या होता था कि पुलिस माल बरामद करती थी, कॉन्ट्राबैंड लिया पुलिस ने, सीजर मेमो बनाया, उसका सीजर मेमो बनाया और कॉन्ट्राबैंड को एज अ केस प्रॉपर्टी कहाँ रख दिया, माल खाने में। पुलिस का जो माल खाना है जहां वो केस प्रॉपर्टीज को अक्सर रखते हैं। ट्रायल खत्म होने में सालों लग जाते थे, माल वहीं का वहीं पड़ा रहता था या तो इस माल के चोरी होने का खतरा रहता था। कई बार तो ऐसा देखा कि पुलिस स्टेशन से माल ही गायब हो गया तो जो पुलिस ने ड्रग्स को सीज किया, अब वो ड्रग्स ही गायब हो गई, तो वो क्या फायदा, वो दोबारा सोसाइटी में पहुंच गई वो ड्रग्स। तब इस चीज को बदलने के लिए धारा 52A को लाया गया और इसको कहते हैं प्री ट्रायल डिस्पोजल। प्री ट्रायल डिस्पोजल। तो अब धारा 52A क्या कहती है
कि धारा 52 ये कहती है कि जब पुलिस किसी ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को सीज करती है तो इसे तुरंत पुलिस को तुरंत एक इन्वेंट्री यानी पूरी लिस्ट तैयार करनी है कि उसने क्या क्या सीज किया है, जिसमें ड्रग्स का नाम, उसका वजन, उसकी पैकेजिंग की डिटेल सब होना चाहिए। ड्रग का नाम, क्या पकड़ा है भाई, वो ड्रग क्या एनडीपीएस में बैंड है, उसकी पैकेजिंग की डिटेल, क्या क्या उसमें लिखा है, किसने बनाया है, कौन, अगर कैप्सूल्स पकड़े हैं तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए सारी। अगर किसी नीले लिफाफे में वो पकड़े हैं तो कैसे पैक था वो, उस नीले लिफाफे के अंदर थे वो सारी, जैसे मान लो चरस पकड़ा है तो उस लिफाफे का जिक्र करना है उसे, उसका वजन कितना था उसका जिक्र करना है, क्योंकि वजन से डिसाइड होता है क्वांटिटी कमर्शियल है कि इंटरमीडिएट है कि स्मॉल क्वांटिटी है। ये सब इन्वेंट्री में लिखेगा। इसके बाद पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगानी है, सेक्शन 52A की एप्लीकेशन। अब जब पुलिस सेक्शन 52 में एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है तो उस एप्लीकेशन में जो है सबसे पहले इन्वेंट्री वेरिफिकेशन की जाती है। एप्लीकेशन देने के बाद मैजिस्ट्रेट खुद चेक करते हैं कि जो लिस्ट पुलिस ने दी है वह माल से मैच करती है या नहीं। दूसरा, जो माल है उस बरामद माल की मैजिस्ट्रेट के सामने फोटोग्राफी की जाती है, तस्वीरें खींची जाती हैं और मैजिस्ट्रेट उन तस्वीरों को सर्टिफाई करता है, फोटोग्राफी एंड सर्टिफाई। एंड तीसरी चीज़ क्या, मैजिस्ट्रेट खुद सीधे अपनी निगरानी में ड्रग्स के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स निकालता है और उन्हें सील किया जाता है। और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल 2016 ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल 2016, उसमें ये साफ साफ कहा है कि थाने का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद अपने स्तर पर बिना मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी के थाने में या मौके पर सैंपल नहीं निकाल सकता है। अगर उसे कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस बनाना है तो मैजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफाइड इन्वेंट्री, फोटोग्राफ्स और सैंपल ही कोर्ट में मुख्य सबूत होंगे, प्राइमरी एविडेंस वही होंगे जो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में लिए गए हैं, क्योंकि धारा 52 यही कहती है और यही रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर मौके में आईओ ने 1 किलो चरस पकड़ी और वहां से उसने 25-25 ग्राम के 2 सैंपल निकाल लिए तो सजा फिर 1 किलो के लिए नहीं होगी, फिर वो 25 ग्राम के लिए होगी, क्योंकि ये सैंपल मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं निकाले गए हैं। अगर सैंपल, मान लो ये सैंपल वो भेजते हैं फोरेंसिक लैब और निकला आता कि वहाँ चरस है, तो वो ये माने जाएंगे कि 25 ग्राम ही चरस है, 1 किलो चरस नहीं है, क्योंकि बाकी जो माल है वो अब प्राइमरी एविडेंस नहीं रहा। अब ये हो गया, ये ड्रग्स ही 50 ग्राम हो गया, फिर टोटल 25-25 ग्राम के 2 सैंपल जो है, ड्रग्स 1 किलोग्राम नहीं रहा वो, क्योंकि वो जो सैंपलिंग वो करनी थी वो मैजिस्ट्रेट ने अपनी प्रेजेंस में करनी थी। और वो उसका होमोजीनियस मिक्सचर का कंसेप्ट है कि मान लो किसी ने 4 अलग अलग पैकेट्स में चरस पकड़ी है तो क्या करते हैं मैजिस्ट्रेट अपने सामने इनको ग्राइंड करवाते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं, उसके बाद यहाँ से सैंपलिंग को निकालते हैं, सैंपल्स विड्रॉ उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसके वहां से निकाले जाते हैं। तो ये है धारा 52A, जिसमें इन्वेंट्री करवाना है, इन्वेंट्री को वेरीफाई करवाना है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स विड्रॉ करना है होमोजीनियस मिक्सचर से, और फिर फोटोग्राफी करनी है, मैजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में उनकी फोटोग्राफी करेगा। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस था जहां पे ये होमोजीनियस मिक्सचर वाला कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। वो केस था कि पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने ई माइकल राज वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीवी में एक फैसला दिया कि मान लो 1 किलो चरस है तो इसमें से जितना चरस जो कैनबिस है जितनी उसकी क्वांटिटी है उसी के लिए सजा होगी। मान लो 1 किलो में अगर ये पूरी मिलावट है और उसमें
मान लो द प्योर चरस जो थी वो 100 ग्राम थी, तो सज़ा सिर्फ 100 ग्राम के लिए होगी, कि जिसमें उसमें ड्रग की क्वांटिटी है उसके लिए। बट देन सुप्रीम कोर्ट ने हीरा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में ये साफ कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि अब भी सजा तय की जाएगी तो केवल प्योर ड्रग का वजन नहीं बल्कि पूरे मिक्सचर का वजन लिया जाएगा, चाहे इसमें ड्रग तस्कर ने मिलावट की है, कुछ भी की है। और प्योर ड्रग मान लो पुलिस ने 1 किलो पकड़ा और प्योर ड्रग उसमें 10 ग्राम था, 20 ग्राम ही था मान लो, तो हमें पूरी मिलावट के वेट को ही लेंगे। तो ये माइकल राज वाले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलट के हीरा सिंह वाले फैसले में पूरे एंटायर मिक्सचर को कंसीडर किया जाने लगा। तभी तो इसलिए पूरे मिक्सचर को होमोजीनियस करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स है पूरे मिक्सचर से उठाने हैं और वो मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट थी धारा 52A को लेके सुप्रीम कोर्ट की। एंड ये है धारा 52 और 52A NDPS एक्ट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण धारा है।